नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 13 करने जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। बहुत कम लोग इसको पढ़ते हैं। ये आपको एग्ज़ाम में गज़ब का नंबर स्कोर कराएगा क्योंकि हीट थर्मोडायनेमिक्स में डायनेमिक्स है। इसमें हम लोग 12th लेवल, 11th लेवल को टच करेंगे। तो यहाँ बहुत कम स्टूडेंट इस चीज़ पे चोट मारते हैं और यहाँ के क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे छोड़ कर आते हैं। तो हम लोग इसको पूरे अच्छे से देखेंगे। तो आज की क्लास में 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं और बेहतरीन से बेहतरीन सारे क्वेश्चन आपके बीच हम रखेंगे जो कि कम से कम 2-3 बार तो एग्जाम में आए ही हुए हैं। फिर भी इस चैप्टर को पता नहीं क्यों बच्चे इतना नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, मैं लेकर आ गया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये लास्ट चैप्टर फिजिक्स का है। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें थ्योरी लाऊंगा। ये 13 चैप्टर मैंने करा दिया और 13 चैप्टर नहीं, इन सभी में 2-3 चैप्टर मिक्स था। असल में टोटल आपके हुए हैं 27 चैप्टर, जो कि एक ही चैप्टर में कई चैप्टर मिलाकर था। आप खुद देख सकते हैं एक-एक चैप्टर में 200-200, 250-250 क्वेश्चन आया है, तो बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास का तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने से तो होगा नहीं, इसीलिए थ्योरी लेकर आ रहा हूँ। सारे चैप्टर का एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी निचोड़ थ्योरी लेकर आ रहा हूँ, तो उसे कराऊँगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो चुका है। भिन्न-भिन्न व्यास के तांबे के 2 गोले को भट्ठी से बाहर निकाला जाता है और समान दशा में दोनों को ठंडा होने दिया जाता है। तो निम्न में से कौन सही है? अलग-अलग व्यास का है। ऐसे मानिए एक पिक्चर ये रहा और ये रहा। ये को बड़ा कर देता हूँ। 2 आपके पास गोला है। अब बताइएगा क्या कंडीशन होगा? ऑप्शन पढ़ के आप जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा कि बड़ा गोला जल्दी ठंडा होगा छोटा के तुलना में। जो ज़्यादा गर्म होता है वो जल्दी ठंडा होता है। ये चीज़ माइंड में आज बैठा लीजिए, कभी भी आंसर गलती नहीं करिएगा। मान के चलिए आपको कह रहा है 2 कप है, एक कप में ज़्यादा गर्म चाय है, एक में कम गर्म चाय है। जल्दी ठंडा कौन होगा? तो गर्म गर्म कप वाला। है ना कमाल की बात? लेकिन यही लॉजिक है और ये काम करता है लॉजिक। सारे वैज्ञानिक इसको प्रूव किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तप्त वस्तु से ऊष्मा की क्षति निर्भर करती है। कोई गर्म वस्तु है तो ऊष्मा की क्षति निर्भर करती है वस्तु तथा उसके बगल के वातावरण के तापांतर पर। मान के चलिए कि अभी कोई वस्तु गर्म करके हमने रख दिया, अब वो कितना ठंडा होगा ये क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कौन सा वो वस्तु है। क्या वो एल्युमिनियम है या लोहा है? लोहा होगा उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, एल्युमिनियम में थोड़ा कम टाइम लगेगा। बात समझे? ये और डिपेंड करेगा वातावरण पे। वातावरण में क्या है? बारिश का दिन है, मॉइस्चर ज़्यादा है, ठंड का दिन है, गर्मी का दिन है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, यानी ये सारी फैक्टर काम करेगा। तो दोनों फैक्टर याद रखिएगा, वस्तु क्या चीज़ का है और वातावरण क्या है। गर्म चीज़ ठंडा होगा या उसमें कितनी ऊष्मा क्षति होगी इससे पता चलता है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि कमरे में रखे गए पानी से भरा बाल्टी का भाप ताप 75 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस T1 टाइम में और 70 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री T2 टाइम में। तो यहाँ पे है आपका T1 टाइम, यहाँ है T2 टाइम। तो आगे इसी तरह लिख लीजिएगा 65 टू 60 इन T3 टाइम। एक छूट गया लिखना T3 टाइम। तो आप एक चीज़ जानिएगा, ज़्यादा टेम्परेचर किसका है? T1 लगा टाइम। तो आपको पता है 75 से 70 होने में जितना समय लगा होगा उससे कम समय में हो गया होगा, मतलब सॉरी ज़्यादा टाइम लगेगा 65 से सॉरी कहाँ गया 70 से 65 होने में, और उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको 65 से 60 होने में। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा उसको ठंडा होने का दर जो होता है बढ़ते चला जाता है। यानी इसका आंसर देना क्या सही है पता है? सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ये है, सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा T2 है और उससे भी छोटा T1 है। मतलब सबसे बड़ा ये हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा 3 का। सबसे ज़्यादा टाइम टी ये 65 से 60 होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर लगेगा आपको 2 नंबर में T2 70 से 65 होने में, सब में 5 का ही कमी है, आप चीज़ देखेंगे। और 75 से 70 आने में लगा होगा T1। चलिए, जल का कुछ द्रव्यमान और बर्फ का कुछ द्रव्यमान जो 0 डिग्री पर है उन्हें एक साथ मिला दिया जाता है तो ताप में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है तो कभी चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग इसी शर्त पर आता है, गौर से सुनिएगा, एक वस्तु ए है और एक वस्तु ए है, आपने क्या किया इन दोनों को कनेक्ट कर दिया किसी भी चीज़ से। अब क्या होगा पता है?
अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर में था, ये ज़्यादा टेम्परेचर में था, तो इधर का टेम्परेचर इधर जाने लगेगा। मान के चलिए 40 डिग्री पर था और ये 20 डिग्री पर था, तो इधर से टेम्परेचर इधर जाएगा। लेकिन दोनों अगर सेम टेम्परेचर है तो कुछ भी नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है कि बर्फ़ का ताप 0 डिग्री से 4 डिग्री तक लाया जाता है। तो बर्फ़ का ताप 0 डिग्री से 4 डिग्री लाइएगा तो क्या होगा, पिघलेगा। बर्फ़ तो लाजमी है 0 के बाद पिघलने लगेगा। बर्फ़ पिघलने से जो पानी बनता है उसका घनत्व आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो बढ़ते जाएगा, बढ़ता जाएगा धीरे धीरे 0 से 4 डिग्री की तरफ बढ़ता जाएगा घनत्व, और बाद में घटने लगेगा। 4 डिग्री के बाद क्या होगा, घटने लगेगा। लेकिन 4 डिग्री तक ही रोकने की बात किया है, आगे तो बढ़ा नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का तापमान 4 डिग्री से बढ़ाया जाता है तो इसका घनत्व घटेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होता है, 4 डिग्री पर। तो आगे घटने लगेगा, घटता जाएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 2 प्याले में चाय दी गई है, एक अपने लिए और दूसरा आपके मित्र के लिए। आपको अपने मित्र के लिए कुछ देर प्रतीक्षा करना है। आई थिंक यही क्वेश्चन है, हाँ। कुछ समय तक प्रतीक्षा करना है, तो आप इनमें से कौन सा विकल्प आजमाएंगे। चाय में चीनी डालकर मित्र की प्रतीक्षा करेंगे, तो जी हाँ, जब चीनी डाल दीजिएगा चाय में तो थोड़ा सा चाय का टेम्परेचर कम जाएगा, तो वो ज़्यादा देर तक टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, स्लो स्लो ठंडा होगा। वरना ज़्यादा गर्म रहेगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वह ताप जिस पर बर्फ पानी और इसका वाष्प संतुलन में रहते हैं, इसको त्रिक बिंदु बोलते हैं। मतलब तीनों संतुलन में उसको त्रिक बिंदु के नाम से जानते हैं। निम्न ताप मापने हेतु तापीय पदार्थ के रूप में सबसे उपयुक्त क्या है, तो हीलियम हो जाएगा। टीलियम नहीं, हीलियम। यहाँ हीलियम कर लीजिए, हीलियम, ध्यान रखिएगा, हीलियम कर लीजिए। नेक्स्ट आपका कि नियम नहीं, नियत। तो यहाँ करिए, यहाँ भी गलती प्रिंट है। नियत आयतन थर्मामीटर जिस नियम पर कार्य करता है उसको हम लोग बोलते हैं। नियत थर्मामीटर का है काम करने का सिद्धांत चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम जो है नियत थर्मामीटर से रिलेटेड है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा। अब 0 से 4 तक जाएंगे तो बढ़ेगा। आयतन पूछा है क्या, हाँ आयतन तो घटेगा। घनत्व बढ़ता है ना, आयतन घटेगा। 0 से 4 तक घटेगा और फिर 4 के आगे बढ़ने लगेगा। पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर सही। और यही घनत्व की बात करेगा तो पहले बढ़ेगा 4 डिग्री तक, हाईएस्ट घनत्व हो जाता है, फिर घटने लगेगा। लेकिन आयतन में क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तांबे की प्लेट में एक वृत्ताकार छिद्र है। तांबे की प्लेट गर्म करने पर छिद्र का व्यास क्या होगा, सदैव बढ़ता है, फैल जाएगा। धातु से बनी ठोस गेंद में एक कोटर यानी कैविटी है। गेंद को गर्म करने पर क्या होगा, छेद बढ़ेगा। आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, बेसिक सा है। द्रवण के समय वस्तु का ताप, द्रवण के समय वस्तु का ताप नियत रहता है। कोई चीज़ द्रवित हो रहा है, जब तक वो पूरी द्रवित नहीं होगा, याद रखिएगा उसका क्या होने वाला है, जो ताप है वो नियत रहेगा। सिर दर्द से परेशान आदमी को बाम से आराम पहुंचता है, क्योंकि इसमें ठंडक उत्पन्न करने वाला एक अवयव होता है। यह वाष्पशील होता है, यही होगा, यह वाष्पशील होता है। सर पे लगाएं आपने, वाष्पित हो रहा है, और वो वाष्प होने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको गर्मी चाहिए। वो गर्मी आपके सर से खींच रहा है तो आपको ठंडा फील होगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु की चाल बढ़ जाएगी। जी हाँ, ऑप्शन यही सही होगा। उसका जो चाल है बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा आप दे रहे हैं ना। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, तो उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा, उसके अणुओं के कुल वेग और उसके अणुओं का औसत गतिज ऊर्जा। आसान क्वेश्चन है, आंसर दे दीजिएगा। उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा हो जाएगा। समझे, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, तो उसके अणुओं के औसत
गतिज ऊर्जा। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। आंसर हो जाएगा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। गौर से सुनिए, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। बात समझे, कम ताप वाला में ही ना बस जाएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है कि नहीं? जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु की ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाती है, भार बढ़ जाती है। आप क्या किए हैं, ठंड कर दिए हैं तो चाल घट जाती है। चाल घट जाती है क्योंकि चाल गर्म रहता है तो चाल ज़्यादा अणु इधर उधर घूमते रहता है, चाल उसका घट जाता है अणु का। ऊष्मा यानी हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने किया? तो उनका नाम था रमफोर्ड। रमफोर्ड का व्यक्ति था ना, इसने ही सबसे पहले ये बात बताया कि ऊष्मा भी एक तरह का हीट है। इससे पहले लोग समझता था ऊष्मा को एक तरह का द्रव वगैरह कुछ है, ऐसा समझता था। लेकिन रमफोर्ड ने क्या किया, पूरे सिनेरियो चेंज कर दिया कुछ प्रैक्टिकल करके। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में पीस कर पिघला दिया? तो ये जो व्यक्ति थे जिन्होंने पीस कर पिघलाया था उनका नाम था डेवी। डेवी ने क्या किया था, पिघला दिया। अब आप कहेंगे कि हम लोग भी तो ये काम कर सकते हैं। तो उन्होंने पहली बार ये प्रूव करके बताया था कि जब हम हाथ से रगड़ते हैं बर्फ को, पीस रहे हैं यानी यांत्रिक कार्य कर रहे हैं, तो यांत्रिक कार्य हमारा गया कहाँ, तो उससे हीट उत्पन्न हुआ, उसी ने उसको पिघला दिया। डेवी थे वो व्यक्ति। नेक्स्ट है कि जब जब कभी जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊर्जा कार्य में बदलता है तो किए गए कार्य कार्य उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात का स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांकी कहते हैं। इसका मान क्या होता है? वही बात जो हम लोग काम करते हैं, जानते हैं इसका होगा ये W/Q बराबर J होता है। ऊपर आइए, अब इसका वैल्यू सभी हो जाएगा, ठीक है। जो तुल्यांकी का मान है आप कह सकते हैं 8,4186 जूल प्रति किलो कैलोरी, या इसी को कहिएगा 1000 से भाग दे दीजिएगा तो जूल प्रति कैलोरी हो जाएगा। और इसमें फिर भाग और दे दीजिएगा 10 के पावर 7 से, तो अर्ग पर कैलोरी हो जाएगा। इसका सारा आंसर हो जाएगा, डी आंसर होगा। और वही यहाँ पे दिया गया है, ये भी आपको डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया कि सही कौन सा है। 24 का जो आंसर होगा यही होगा, W/Q J के बराबर होता है। यहाँ पे जब कुछ पानी का लगातार मंथन या चर्निंग किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा, हम यांत्रिक काम कर रहे हैं ना, तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो रहा है, इसलिए पानी गर्म हो जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन सुनिए। पहाड़ से झरना में गिरता हुआ पानी नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऊपर का कम होता है। इसका कारण भी यही है कि मूवमेंट होने की वजह से उसमें एनर्जी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाष्प बाष्प इंजन में उबले हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण, बॉयलर के अंदर ना उच्च दाब के कारण क्या होते हैं कि तापमान जो है उच्च हो जाता है। शीतकाल हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है। नहीं, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, यही आंसर होगा। अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद पानी गर्म गर्म निकलता है। जलप्रपात वही झरना वाला आ गया क्वेश्चन। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होती है, नीचे का ज़्यादा होता है ऊपर से पानी गिरते समय टेम्परेचर। इसका आंसर हो जाएगा, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। आंसर सी सही हो जाएगा। जो उसका गतिज ऊर्जा है वो कहाँ बदल रहा है? ऊष्मा में बदल रहा है, इसलिए नीचे का पानी गर्म गर्म फील होता है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर
भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है, क्या? क्योंकि वो क्या है, अपना शरीर को 42 डिग्री तक बढ़ा सकता है। टेम्परेचर वो बढ़ा लेगा, ऊपर बढ़ा लेगा तो उसको गर्मी कम महसूस होगा। आगे क्वेश्चन है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, बर्फ है, प्रेशर कर दिए आप तो उसका गलनांक घट जाएगा। क्या हो जाएगा? गलनांक घट जाएगा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, अप्रसार गुणांक अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस का जो प्रसार गुणांक है ज़्यादा, मतलब गैस ज़्यादा फैल सकता है, बहुत कम टेम्परेचर मिलेगा फिर भी फैलेगा वो, लेकिन लिक्विड के लिए फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ताप युग्म ताप मापी, जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मोकपल कपल थर्मोमीटर का सिद्धांत आधारित है। सीबेक होगा क्या? सीबेक के प्रभाव पर क्या होगा? 32 का आंसर सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। यह याद रखने वाला बात है कि थर्मोकपल जो थर्मोमीटर है, थर्मोकपल थर्मोमीटर ताप युग्म तापमापी, वो सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। आगे आपके कि अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है प्लेटिनियम प्रतिरोध द्वारा। ताप युग्म तापमापी से यही हो जाएगा। ताप युग्म तापमापी से बहुत अत्यधिक उच्च ताप को आप माप सकते हैं आराम से। एक मिनट रुक जाइएगा, रुक जाइए, रुक जाइए, क्वेश्चन में कुछ गलती हो रहा है। देखिए क्या है, अत्यधिक उच्च ताप को मापना है, तो इससे तो नहीं होगा। इसका आंसर दीजिएगा पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से। देखिए तापमापी दो है, एक है आपका ताप युग्म तापमापी और एक है पूर्ण विकिरण तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर बोलते हैं इसको। तो सी आंसर हो जाएगा 33 का। इससे आप रेडिएशन वाला से नाप सकते हैं बहुत अत्यधिक उच्च ताप, यही सबसे स्टार वगैरह का ताप नापा जाता है। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी टोटल रेडिएशन पैरोमीटर का सिद्धांत आधारित है। तो स्टीफन पे क्या आंसर होगा? 34 का स्टीफन पे। और इसका आंसर सीबेक बताए थे ना अभी, ये ऊपर आइए, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, उच्च तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर क्या सीबेक के आधार पर है। और आप पूर्ण विकिरण की बात किया, पूर्ण विकिरण तापमान यानी टोटल रेडिएशन पैरोमीटर, तो इसका आंसर दीजिएगा स्टीफन के नियम पर है। नेक्स्ट है कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी रेडिएशन वाला से नापा जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठंड देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल का तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्न होता है। अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक है। अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता है। अल्कोहल का विश्व उत्पाद पारा से अधिक है। तो इसका आंसर होगा अल्कोहल का द्रव्यमाप जो है निम्न होता है, इसी वजह से अल्कोहल का यूज किया जाता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? तो किससे बात कर रहा है? विकिरण पायरोमीटर से। तो 8000 डिग्री से ऊपर भी नाप सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा नापा जा सकता है। नेक्स्ट है कि थर्मोकपल यानी ताप युग्मी डैश द्वारा बनाया जाता है। तो दो अदृश्य धातुओं द्वारा बनाती है, क्या इसको समझाते हैं देखिए। इसके बारे में कहा जाता है ना, ऐसे नहीं, ऐसे 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 देखिए, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, एक यहाँ बिंदु हुआ, एक बिंदु यहाँ हुआ, दोनों बिंदु को अलग अलग टेम्परेचर से गर्म करिएगा तो ये जो तार होता है ना, इसके अंदर बिजली आने लगता है, यही है थर्मोकपल ताप ताप युग्मक। तो ये बनाया जाता है दो असदृश धातु से, मतलब अलग अलग धातु से बनाया जाता है। और इसमें एक फेरस और कोबाल्ट से एक बनता है, या फेरस या बेरियम से बनता है, एक बनता है लेड और समथिंग से, ऐसा करके। नेक्स्ट है सूर्य का ताप मापा जाता है तो पैरोमीटर तापमापी द्वारा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तापमापियों में से सब किसे पैरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी,
ताप विद्युत तापमापी या विकिरण तापमापी पैरोमीटर कहा जाता है। तो 40 का जवाब क्या देंगे आप? विकिरण तापमापी को कहा जाता है। यहाँ फॉर्मूला है आपका, ध्यान निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा F माइनस 32/9 बराबर C/5 होता है। अब कैसे याद रखिएगा? तो एक फार्मूला लंबा सा है, उसको याद कर लीजिए, बड़ा आसानी वाला फार्मूला है, लेकिन वो हमेशा याद रखिएगा, सबका आंसर दे पाइएगा। देखिए क्या है, F/180, F माइनस कर दीजिए ऊपर में 32, F माइनस 32/180 बराबर होता है C-0 बटा के नीचे 100। और बराबर में लिखिएगा K-273 और बटा के नीचे 100। ये तीनों आपस में बराबर होता है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इससे आप निकाल सकते हैं, इसी से निकाला हुआ है अभी ये वाला। ये जो फार्मूला है यहाँ पे बी में टिक लगा हुआ है, इसी से निकला हुआ है। 1 0 से 1 0 पहले काट दीजिए, यहाँ नीचे 5 हो जाएगा, यहाँ नीचे 9 हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट है सेल्सियस पर कण पर जल के क्वथनांक बीपी तथा हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये याद रखना है आपको। 42 का आप आंसर देंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? जम जाता है बर्फ। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। 43 का जवाब आपका निकल कर आएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, ताप के सेल्सियस पैमाने पर -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। और ये प्राप्त करना मुश्किल है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, मतलब थ्योरी अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में बड़ा मुश्किल है। क्या है? परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? केल्विन में 310 और 98.6, ठीक है। और 36 पॉइंट कितना होता है? 9, 36.9। ये है डिग्री सेल्सियस, ये है फ़ारेनहाइट और ये हो गया केल्विन। याद रहेगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.9 डिग्री। 36 लिख देता है इसको, कभी 37 लिख देता है इसको, 98 लिखता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान पर एक समान होता है? तो -40 डिग्री। ये ध्यान रखने वाली बात है, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर होता है। न्यूनतम संभव तापमान है तो -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको परम तापमान, शून्य तापमान या परम तापमान के नाम से जानते हैं। इससे नीचे नहीं आप जा सकते। क्लियर है बातें? फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान यदि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान कितना होगा? देखिए, एक फार्मूला मैं देता हूँ, इससे आप निकाल सकते हैं। क्या क्या चीज़ है? F-32/9 बराबर C/5। इसमें डाल के निकाल लीजिएगा आप ज़रा, ठीक है। यहाँ लिखने में नहीं मेरे को बनेगा, आप निकाल लीजिएगा। यहाँ कितना लिखिएगा F के जगह पर? 212, यानी 212 लिखिएगा, -32 बटा के नीचे 9 रखिएगा, बराबर में C/5 डालिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं बता दूं ज़रा, 47 का आंसर आप निकालेंगे ना तो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? ये तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं या बना सकते हैं, बस वही फार्मूला लगाएंगे। F-32/9 बराबर C/5। देखिए, इसका एक टेक्निक है याद रखने का, बड़ा अच्छा। जैसे ये कंफ्यूज हो जाता है इधर 9 या इधर 5, क्योंकि F-32 तो याद ही रहता है कि F-32 होता है। देखिए, F-32 और बटा के नीचे 9 या 5 में कन्फ्यूजन होता है। इसका आसान तरीका है, जब आप एस लिखते हैं ना, एस, इसमें सी ऊपर आता है। बात समझ में आ रही है? जब 5 लिखते हैं तो ऊपर में सी आता है ऐसे। तो बस इससे याद रखिएगा कि F-32
और नीचे में 9 यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा c बटा क्या होगा, c होता है किस चीज़ में, 5 में, 5 के ऊपर में c लगा रहता है ना, इसीलिए c बटा 5 होता है और f-32 और बटा में 9 होता है, क्योंकि 9 और 5 तो पता ही रहता है कि 9 और 5 ही होता है। वेट तो याद रखेंगे नहीं कि हाँ 8 होता है, क्योंकि कभी आपने ना देखा ना सुना ना जाना कि 8 भी होता है। क्लियर है, याद रहेगा तो निकाल लेंगे आप लोग ये सब। मैं आंसर बताता चलता हूँ। 48 का आंसर हो जाएगा आपका बी 32। मानव शरीर का तापक्रम सामान्यतः 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 होता है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 96.89 का ही है। क्लियर है बात। फ़ारेनहाइट मापकरण पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, मतलब 1 ATP बोलते हैं इसको, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है कितने डिग्री पर, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे खौलता है पानी कि ज़्यादा पे खौलता है। फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 212 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है, लेकिन यहाँ फ़ारेनहाइट में तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आप निकाल सकते हैं। यहाँ है कि दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा, मसूरी पहाड़ी इलाका है तो 100 डिग्री से कम होगा वहाँ। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो वही फार्मूला से निकालिएगा, F-32 बटा में 9 बराबर C/5। क्लियर हो रही है बात। कह रहा है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, सामान्य तापक्रम कितना होता है बताइए। क्या 98 डिग्री सेल्सियस कभी हो सकता है? 98 डिग्री सेल्सियस जानते हैं कितना होता है? पानी खौल रहा होता है ना, वो होता है आपका 100 डिग्री, तकरीबन 100 डिग्री हो गया। शरीर सोचिए कहाँ जाएगा, तो 98 फ़ारेनहाइट कह देंगे। ए नंबर आंसर 53 का। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका ना विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने की वजह से क्या करते हैं, जो गर्म पानी डाला रहता है उसका प्रयोग करते हैं। सेकैया उकैया के लिए होता है एक थैला, उसके अंदर गर्म पानी, उसमें लिक्विड पानी डाला जाता है और कोई चीज़ नहीं। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, ताकि वो कुचालक है, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होता है, इसलिए हाथ जलता नहीं है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो टूट जाता है, इसका कारण क्या है? अचानक ही गिलास विस्तारित होता है। देखिए गिलास अलग अलग परतों से बना होता है, शीशा हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो उसका बनावट जो होता है ना, क्रिस्टलीय नहीं है, वो झूठा क्रिस्टलीय है। रबर, कांच और प्लास्टिक, ये तीनों, तो जब इसको गर्म करते हैं तो कोई परत इसका ज़्यादा फैल जाता है, कोई परत सिकुड़ जाता है, इसी चक्कर में टूट जाता है, क्रैक आ जाता है, चनक जाना बोलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर देना अच्छा क्या है, अचानक ही गिलास का विस्तार हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस, कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है घनत्व। आगे कहा जा रहा है आपका कि जब बर्फ़ को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो सॉरी 0 से 10 डिग्री कर रहे हैं, तो देखिए पहले कंडीशन होगा 0 से 4 तक का अलग कंडीशन होगा, फिर 4 से 10 तक का अलग होगा। तो क्या चीज़ से रिलेटेड से बात कर रहे हैं, तो देखिए इकसार रूप से बढ़ती है, इकसार रूप से कमती, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। मतलब एक ही तरीका से बढ़ता है या घटता है, नहीं, पहले बढ़ता है। क्या चीज़ का बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है। तो देखिए 4 डिग्री पर घनत्व ज़्यादा है ना, तो आयतन कम होगा, तो पहले आयतन घटेगा फिर आयतन बढ़ेगा। अगर घनत्व का बात करेगा तो पहले घनत्व बढ़ेगा फिर घनत्व घटेगा। तो यहाँ आयतन है तो पहले कमेगा और फिर उसके बाद बढ़ेगा। क्लियर हो गई बातें। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो क्या घटना होगा, देखिए 10 से लेकर 4 तक अलग घटना होगा और 4 से लेकर 0 तक अलग घटना होगा। और बात क्या चीज़ पर किया गया है, लिखा नहीं गया क्वेश्चन में क्या चीज़ पे बात किया जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं, ऑप्शन से समझ में आएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, जल का आयतन 4 डिग्री तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। तो जी हाँ, 4 डिग्री तक कमेगा आयतन और फिर आयतन बढ़ेगा। पहला ही आंसर हो जाएगा 59 का। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में फट जाते हैं, तो
बहुत आसान कंडीशन है, समझिए ना। गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। गर्मी के कारण रबर बहुत कमज़ोर होता है इसलिए फटता है, नहीं। गर्मी के कारण रबर कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलती नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर अब मजबूरन आपको देना पड़ेगा ए नंबर। गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, मजबूरी में ये आंसर देना होगा। इसका परफेक्ट आंसर होगा कि गर्मी के कारण क्या होता है, अंदर में जो हवा रहता है उसका फैलाव होता है, इस वजह से फटता है। ऑप्शन के हिसाब से पहला देंगे। शीशे की छड़, ये शीशा उसकी बात हो रही है जो कांच होता है, जो हम यूज करते हैं घर में। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसका लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित हो जाती है। लंबा तो हो जाता है लेकिन जैसे तैसे उसका मोटा पतला बीच में हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, टेढ़ा बेढ़ा हो जाना, कहने का मतलब एक सीध में नहीं बढ़ता है। कहा जा रहा है लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती है, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण ये होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लोलन इतना बड़ा था, गर्मी के कारण ये जो है ये बढ़ जाता है और ये यहाँ आ जाता है। जैसे ही बढ़ गया तो समय क्या होता है, लोलक का लंबाई बढ़ गया जिससे कि दोलन में समय बढ़ जाता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है क्योंकि पाइप में पानी जम जाता है और इसके कारण फट जाता है। पाइप के जमने पर फैल जाती है, पाइप देखिए, पाइप में पानी जमने पर फैल जाती है, ये आंसर होगा सी नंबर। अच्छा, दो रेल पटरियों के मध्य में छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, रेल पटरी ऐसे है दो कनेक्ट, तो बीच में यहाँ जगह छोड़ा जाता है, क्या कारण है गैस जगह छोड़ा जाता है? आंसर देंगे क्योंकि ऐसे स्थान छोड़े जाते हैं लागत बचे, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर कुचित होती है, यही आंसर होगा बी नंबर। क्लियर हो रही है बातें? नेक्स्ट है कि किसी झील की सतह पर पानी बस जमने की किसी झील की सतह पर पानी बर्फ, बस नहीं बर्फ यहाँ करिए, बर्फ, बर्फ जमने की वाला है, जमने ही वाला है, ये भी गलती है, जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल से जल का क्या तापमान होगा? देखिए, नीचे में होगा आपको 4 डिग्री सेल्सियस, बात समझ में आ रही है? क्योंकि बड़ा बेहतरीन सा एग्जाम्पल है, पानी क्या हो रही है, ठंड हो रही है, लेकिन पानी नीचे में जो रहता है झील का वो 4 डिग्री पे बना रहेगा, कि ऊपर में बर्फ बन गया, बर्फ कुचालक है, गर्म फिर ठंडा नीचे जाने नहीं देगा, ठंडा ऊपर के ऊपर ही रहेगा, इसलिए नीचे क्या रहेगा, 4 डिग्री पे पानी सही रहेगा। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ एवं जलीय जीव जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल को केवल ऊपरी परत ही जमता है, यही आंसर होगा। ऊपर ही जमता है, अंदर नहीं जम पाता है। उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो सभी विधि से होता है, डी आंसर जाएगा। चालन विधि से ठोस में होता है, संवहन विधि से द्रव और लिक्विड में होता है, और निर्वात में विकिरण द्वारा होता है। उपयुक्त सभी आंसर मारिए। उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक दूसरे संपर्क में स्वयं नहीं जाते हैं, संपर्क में नहीं जाता है, तो विकिरण विधि में। एक मिनट, एक दूसरे एक मिनट रुकिए, सही से पढ़ना पड़ेगा। पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, अच्छा, चालन विधि। ठोस में जो कण होता है ना वो पास पास ऐसे ऐसे व्यवस्थित होता है, अभी मूव नहीं कर पाता, जैसे लिक्विड में है, ठंडा होने पर यहाँ से यहाँ चला जाएगा कण, लेकिन चूंकि ठोस है तो जा ही नहीं सकता, हवा में भी इधर उधर कण चला जाता है, लेकिन ये बेचारा यहीं रहेगा, तो क्या करेगा, इसको गर्म करिएगा ना आप, तो ये इसको गर्म कर देगा, ये इसको गर्म करेगा, ये इसको गर्म करेगा, ऐसे करके फैलाता है। इसीलिए देखेंगे जो कढ़ाई वगैरह में जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चलाने वाला है, कभी कभी हाथ जल जाता है, गर्म हो जाता है, तो चालन विधि आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण, द्रव और गैस आ गया ना, तो इसमें संवहन द्वारा होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, चालन के द्वारा, विद्युत केतली है तो चालन द्वारा होगा। एक मिनट, विद्युत केतली है ना, संवहन द्वारा होगा, विद्युत केतली में पानी गर्म होगा जो भी संवहन द्वारा होगा।
जब आप आँच देंगे, आप कोयला या आग देंगे गैस पे, तब वहाँ चालन विधि होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी से होता है संवहन विधि होता है, और इंडक्शन वगैरह में विकिरण विधि से होता है। इंडक्शन जो होता है, सॉरी, इंडक्शन होता है संवहन। इंडक्शन जो चूल्हा हम लोग आजकल यूज करते हैं, संवहन होता है, बिजली से चलता है। और चालन होता है जो हम गैस पे गर्म करके खाना बना रहे हैं। एक और होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोवेव, वो विकिरण द्वारा होता है, माइक्रोवेव के अंदर खाना गर्म। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचरण के माध्यम से आती है? तो क्या हो जाएगा? विकिरण आंसर हो जाएगा, क्योंकि निर्वात से आती है ना ऊपर से। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? गति नहीं करना। चालन विधि में गति नहीं होता है माध्यम के कण। निम्नलिखित में से एक ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा, पारा, चमड़ा, लकड़ी, जल। तो पारा हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर दिया गया है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक है। चांदी में ज़्यादा है ना। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर आपको नापता है, ऊष्मीय विकिरण को नापता है बोलोमीटर, ठीक है, ऊष्मीय विकिरण को। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके, ठीक है, और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, यही आंसर होगा। लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए वो ज़्यादा ठंड रहता है। करे जारे में झील की सतह पर हिमशीत हो जाता है, ऊपर जम जाता है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में रहता है, ये कारण होता है बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, यही आंसर परफेक्ट है। एक मिनट, यहाँ कंफ्यूज कर रहा है ऑप्शन। एक ऑप्शन यहाँ पे भी दिया, जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है, ये भी है। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है। करा है, करे जारे में झील की सतह हिमशीत हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो द्रव अवस्था में बना रहता है, जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है, ये एक आंसर है। और ये भी आंसर है कि बर्फ जो ऊष्मा का कुचालक है। यहाँ आंसर दोनों जाएगा जनाब, ठीक है। जैसे परफेक्ट इन दोनों में चुनना होता आप 4 डिग्री वाला को चुनिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ द्रव के बारे में बात कर रहा है तो सघनता ज़्यादा होने की वजह से नीचे चला जाता है ये। एक टेबल पंखे को बंद करने में कमरे में चलाने पर कमरे का हवा गर्म हो जाएगा, क्योंकि मूव करेगा। आप पंखा चला दिए हैं, रूम पैक है, अब क्या होगा कि हवा क्या करेगा, उस जो हवा के कण को पंखा खूब तेजी से इधर उधर चलाएगा। अब इस वजह से कण ज़्यादा मूवमेंट में आएगा, तो कण मूवमेंट में आने से गर्म हो जाएगा कण सारा। कमरे में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो रूम क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसका भी, ये भी हो जाएगा गर्म, धीरे धीरे रूम, कमरे जो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा कमरा। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता अधिक होनी चाहिए। एक मिनट, क्या है क्वेश्चन? यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता खाना बनाने के लिए प्रयोग करना है तो इसका कम देना पड़ेगा चालकता। क्लियर है आंसर? कम चालकता रहना चाहिए। अगर अधिक चालकता होगा तो ये बर्तन आपने डाला, सारा कुछ एकदम इतना हीट हो जाएगा, सारा कुछ बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसमें कम चालकता है, नीचे गर्म होगा और ये सिर्फ खाना को पकाएगा, ये सारा चीज़ गर्म नहीं हो जाएगा, पूरा दुनिया गर्म कर देगा। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऊष्मा का ऑप्शन के हिसाब से यदि देखा जाए
तो हो जाएगा आपका ठंडा पानी, गर्म पानी, अस्थित पानी, तो समुद्र का पानी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नमक वगैरह अशुद्धि ज़्यादा है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा, तो इसको संवहन बोलते हैं, समझे, कण के द्वारा इधर उधर मूव करके। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, बेंजीन, ईथर, तो पारा हो जाएगा, धातु है ना इसीलिए। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? पराबैंगनी किरण, अपवर्तक किरण, प्रकाशीय किरण, कॉस्मिक किरण। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर दे देंगे आप, अवरक्त किरण। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर रहा होता है? तो अवरक्त किरण। पराबैंगनी किरण नहीं, गर्म करने वाला अवरक्त किरण होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में क्या होता है? अवरक्त किरण का प्रयोग होता है। माइक्रोवेव का आपने अल्ट्रावेव करके सुना है क्या? नहीं, माइक्रोवेव होता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊष्मा का विकिरण नहीं देते, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। यही होगा, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, इसीलिए हम लोग को क्या होता है? गर्मी महसूस होता है, बाहर से गर्मी नहीं आता है। धूप से बचने के लिए छाते होगा, खाते नहीं। छाते में रंग संयोजन क्या होगा? ऊपर उजला और नीचे काला, ऊपर सफ़ेद और नीचे काला, क्योंकि सफ़ेद क्या करेगा? अच्छा से विकिरण को क्या करेगा? बाहर भेज देगा, रिटर्न कर देगा। नीचे काला रहेगा तो क्या अवशोषित करेगा नीचे से विकिरण, तो हम लोग को अच्छा फील होगा। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करेगा। काला आदमी को ज़्यादा गर्मी लगेगा, अवशोषित ज़्यादा करेगा ना। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे धीरे चलते, सुबह के समय सूरज ठंडा होता है, सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूर होता है, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। 89 का आंसर डी दे दीजिए कि अधिक दूरी तय करना पड़ता है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि आपके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे यह परावर्तित कर देता है, दूर भेज देता है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होता है क्योंकि ताप के अच्छे शोधक है, ताप के अच्छे वितरक है, ताप के अच्छे रोधक है। ताप को, गर्मी को रोक के रखता है शरीर का। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलन ज़्यादा होता है, भाप से ज़्यादा जलता है। भाप की गुप्त ताप होता है, गुप्त ताप के कारण क्या होता है? वो ज़्यादा जलन देता है। विशिष्ट ताप, गुप्त ताप बोलते हैं इसको। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति कैसे स्टील के गिलास के बाह्य सतह पर जल के बूंदे देखकर सुनिश्चित किया जा सकता है? ठंडे जल का, ठंडा गिलास का जल रखे हैं तो उसके बाहर में क्या आ जाता है? पूरा पानी पानी आ जाता है। इससे पता चलता है कि आर्द्रता मौसम में अच्छे उत्सर्जक, अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा आपका, किरचॉफ ने दिया था। किरचॉफ का यह नियम है कि जो अच्छा उत्सर्जक है वही अच्छा अवशोषक भी है, किरचॉफ का नियम है। किसी कृष्णिका के एकांकी पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया? तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका, यह आंसर है स्टीफन का नियम है। ये स्टीफन का नियम यहाँ से समझ सकते हैं आप। 96 का हो जाएगा आपका, ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के पावर 4। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और उसके चारों ओर माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा न्यूटन का शीतलन नियम कहता है ये। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, न्यूटन का शीतलन नियम। कह रहा है न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा हो। ताप में अंतर बहुत पहला हो जाएगा, ताप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो तब ये नियम काम करेगा। बहुत ज़्यादा अंतर होगा तो ये नियम काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री से तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री तो 10 मिनट से अधिक देर लगेगा।
जितना वो ठंडा चीज़ होगा और लेट लेट से ठंडा होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है थर्मल फ्लास्क, जिसको थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो 100 का हो जाएगा, डीबर ने किया था। डीबर नाम का व्यक्ति ने थर्मल थर्मल फ्लास्क बनाया था। थर्मल फ्लास्क क्या होता है? इस टाइप का होता है और इसमें 2 लेयर होता है, समझे? कनेक्ट होता है यहाँ से, ऊपर ढक्कन लगा होता है। अब इसके बीच में हवा होता है, ठीक है? इस वजह से क्या होता है कि ये गर्म को गर्म, ठंडा को ठंडा रखने वाला चीज़ होता है। और इसके अंदर का दीवार होता है ना, इसको चिकना पेंट कर दिया जाता है जब विकिरण से बचाने के लिए। तो 101 का जवाब दे दीजिएगा आप। थर्मल फ्लास्क के ऊष्मा का क्षय रोका जाता है सभी तरह से, चालन से, संवहन और विकिरण, हर तरह से रोक सकते हैं उसमें, ऐसा बनाया जाता है। थर्मल फ्लास्क के आंतरिक दीवारें चमकीली होती है क्योंकि यह विकिरण को रोकने, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मल फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि इसमें गैस भरी रहती है जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है। इसमें आंतरिक तापन होता है, ये होता है चमकदार आंतरिक दीवार और बाह्य आवरण की दोहरी दीवार ऊष्मा के निकलने या अभिष्ट होने से रोकता है, जो मैं अभी पिक्चर बना के दिखाया था। नेक्स्ट है कि किसी विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है, तो विकिरण को रोकने के लिए कलई किया जाता है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो ऊष्मा लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। और जो हाथ वगैरह जलाता है उसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो जल, जल का सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। दिन के समय पृथ्वी जो है समुद्र के जल की अपेक्षा ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसका कारण क्या दे सकते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। यहाँ पे कह रहा है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। बस वही बात है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्न तापी इंजन, जिसको क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, समझे? इसका प्रयोग जो होता है रॉकेट वगैरह में होता है, क्रायोजेनिक, बहुत ठंडा इंजन होता है। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापी परीक्षण ये अप्रोक्सीमेटली जाएगा 196 डिग्री सेल्सियस के करीब। न्यूनतम ताप कर्म, जिसको क्रायोजेनिक्स बोलते हैं, का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्री में, शल्यक्रम और चुंबकीय प्रत्यारोपण में। इसका आंसर ए हो जाएगा, ये सारे चीज़ में प्रयोग होता है इसका। अंतरिक्ष यात्री, शल्यक्रम में भी और चुंबकीय प्रत्यापन में भी प्रयोग किया जाता है क्रायोजेनिक ईंधन। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातित समित पदार्थ है तो सभी है, कपूर भी है, अमोनियम क्लोराइड है, नेप्थलीन है, सभी है। डी आंसर होगा इसका। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है, ऊष्मा पाया, ठोस है, ऊष्मा पाया और द्रव में परिणत हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग गलनांक। द्रव बदल रहा है ना, तो गलनांक हो जाएगा। खोलने लगे तो क्वथनांक हो जाएगा। जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प पाकर वाष्प में बदलता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक पर ही वाष्प में बदलता है, क्वथनांक पर ही वो जलता है, सॉरी खोलता है और वाष्प में बदलता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ देने से उसकी गलनांक घट जाती है। पदार्थ आपने मिला दिया, उसका गलनांक घट जाता है अशुद्धि मिलाने से। इसे देखते होंगे जो आइसक्रीम जमाने वाला होता है बंदा लोग, वो क्या करता है, बर्फ में, याद आया, नमक डाल देता है। मिश्र धातु के गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होती है। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प बदलना है तो वाष्पन कहते हैं इसको।
ठोस के द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन। ठोस से आप क्या बना रहे हैं? द्रव बना रहे हैं, तो इसको गलन कह रहा है। गला ही रहे हैं ना आप एक तरह से। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक घट जाता है। दाब आप देते हैं तो क्वथनांक उसका घट जाता है, लेट से वो खोलेगा। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, बढ़ जाएगा। आप प्रेशर कर रहे हैं तो क्वथनांक उसका बढ़ेगा। देखिए, बढ़ने का तात्पर्य है कि अभी 100 डिग्री पर कोई चीज़ खौल रहा था, जब आप प्रेशर कर देते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाने का मतलब वो 120 डिग्री सेल्सियस पे खौलेगा। अब द्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। जो 0 डिग्री पे पहले गल रहा था, अब वो गलेगा -10 डिग्री पर, ऐसे करके हो जाएगा अशुद्धि मिलाने से। पानी कब उबलता है? जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति हो जाए। नहीं, इसका हो जाएगा जब इसका वाष्प दाब पारे के 76 सेमी के बराबर होता है ना, तब जाके पानी खौलने लगता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये है 273.16 केल्विन है। केल्विन वाला आंसर डालिएगा, 273 केल्विन या 273.16 केल्विन। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, वाष्पीकरण हो रहा है, घट जाएगा। वाष्पीकृत होता है तो उसको चाहिए टेम्परेचर, टेम्परेचर से ही वाष्पीकृत हो रहा है, इसलिए नीचे वाले को ठंडा कर देगा। नेक्स्ट है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्पन संतुलन में रहता है उसको त्रिक बिंदु बोलते हैं। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करता है। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आपका जवाब निकल कर आएगा द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। द्रव के ताप कितना है उस पर मायने रखता है, वायु दाब पर भी और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी मायने रखता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर, ऊंचाई पर ज़्यादा, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम जाएगा, ऊपर लेट लगेगा। किस निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है? ताप पर करती है, वायु के ताप पर, द्रव के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, उपयुक्त सभी कारकों पर निर्भर करेगा। वाष्पन की बात है ना, हर चीज़ पर निर्भर करेगा। जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती है, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है, कितना पर खौलेगा। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ी पर कुछ गैस जलवाष्प को जमा कर देती है। बादल पहाड़ियों पर धरती के निकट आते हैं, स्पष्ट जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ऊंची पहाड़ियों का तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। यही आंसर होगा। वहाँ टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है? तो आप कहेंगे सर वहाँ टेम्परेचर कम है, इसी वजह से वो जम जाता है, पानी वहाँ का जो जलवाष्प होता है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर ताप समुद्र तल ताप से कम होता है। इसका आंसर आप देंगे, दाब कम होता है। 131 का डी दीजिए। दाब कम होने के कारण खाना सही से नहीं पक रहा होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। कह रहा है कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन मत मारिएगा, वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? पौधों में होता है, वाष्पीकरण बोलते हैं इसको। 133 का आंसर देना अच्छा रहेगा, डी। कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ये आंसर हो जाएगा पहला ही। प्रेशर देने से गलनांक घट जाता है, चिपक जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर गिलास में पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, स्तर में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। प्रेशर कुकर में भोजन का कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि जल का क्वथनांक
बढ़ जाता है। प्रेशर दे दिया आपने, जल का क्वथनांक बढ़ा दिया। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, मतलब असफोकेशन बोलते हैं ना, वो फील होने लगता है। इसका मुख्य रूप में से कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित ना होना, यही आंसर होगा। पसीना तो शरीर पर है, लेकिन पसीना क्या है, वाष्पित नहीं हो रहा है, क्योंकि आर्द्रता है वातावरण में। किसी द्रव का उसके क्वथनांक क्या है, द्रव है, उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है। 100 डिग्री से कम ही ताप पे खौलने लगेगा, प्रेशर नहीं है ना वहाँ पे, इसीलिए। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तित तो करता है, परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तित नहीं करता, कहलाता है। इसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, अच्छा से समझ लीजिए। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तित तो करता है, परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता, गुप्त ऊष्मा कहलाता है। यही वजह से हाथ जल जाता है वाष्प से। खौलता पानी में उंगली निकाल लीजिएगा, क्या बोलते हैं, डालकर, लेकिन वाष्प में हाथ जलता है ज़्यादा। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव, क्या है, ठोस से द्रव में बदलने की आवश्यक ऊष्मा को क्या बोलते हैं? ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा उसको बोलते हैं, ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा उसको कहा जाता है। यहाँ कर है बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा मान है, तो आंसर याद रखिएगा 80 कैलोरी पर ग्राम है, 80 कैलोरी पर ग्राम आपको आंसर देना है। आगे कर रहा है वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम। आप खुद देखिए कितना ज़्यादा है, इसीलिए तो हाथ जल जाता है। यहाँ भाप होगा, भाप। ये क्या हो गया, एक सेकंड दे दीजिए जरा। ये क्वेश्चन में हमें भाप लिख रहा था, यहाँ भाप होगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। नेक्स्ट है कि ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा संरक्षित होता है। आगे कहता है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो आंसर इसका जाएगा आपका प्रथम नियम से ही मिलता है, आंतरिक ऊर्जा के बारे में। रुद्धोष्म परिवर्तन, जिसको एडिएबेटिक चेंज में क्या होता है, तो इसमें होता है आपका ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है रुद्धोष्म परिवर्तन में। समतापीय परिवर्तन, जिसको बोलते हैं आइसोथर्मल चेंज, तो इसमें आपका होता है क्या, ताप अपरिवर्तित रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा एक समान तापमान बनाए रखने में इसका प्रयोग किया जाता है थर्मोस्टेट का। यहाँ पे है आपका कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसके संबंध का मामला है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा के संरक्षण। तापगतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। सूर्य की सतह पर ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। और बिजली जो चमकता है ना, इससे कई गुना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ क्रिएट होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? नमक आपने मिला दिया तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, जमाव बिंदु घट जाएगा। इसका हो जाएगा क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्लियर है, और जमाव बिंदु घट जाएगा। क्वथनांक ज़्यादा, अब ज़्यादा टेम्परेचर से खौलेगा और जमाव बिंदु घट जाएगा उसका। अब 0 डिग्री पे उसको नहीं जमा सकते, वो नीचे अब जाएगा। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, हमको ठंडक महसूस होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। दिमाग लगाइएगा ज़रा।
कमरे को ठंडा किया जा सकता है? 55 का जवाब दीजिएगा। संपीड़ित गैस के छोड़ने से, प्रेशराइज गैस छोड़ने से टेम्परेचर वो होगा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है? काला और खुरदरा होगा, ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है। खुरदरा भी होना चाहिए और काला भी, क्योंकि चिकना सतह भी ऊष्मा को दूर भगाता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो बराबर तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है, लेकिन इसका तो यहाँ बात नहीं कर रहा है। यहाँ तो पूछ दिया कि दुगना होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। क्लियर है बातें? नेक्स्ट आपका कि थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें इसका हो जाएगा 58 का आंसर देना सही रहेगा। इसकी चालकता अधिक होती है, इसमें चालकता अधिक होने का हम थर्मामीटर में पारा का प्रयोग करते हैं। यहाँ की अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक घट जाता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक डाउन हो जाता है। सॉरी, ये मिस्टेक हो रहा है। द्रव का क्वथनांक की बात कर रहा है तो बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, मतलब जमने वाला घट जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। और ऑप्शन इधर देख ले क्या है। देखिए, जब हम प्रेशर करते हैं ना तो उसमें घटना हो रहा होता है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। इसीलिए किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? विशिष्ट ऊष्मा की बात कर रहा है, तो ये बहुत आसान आंसर है इसका कि पिंड के द्रव्य पर, क्या चीज़ कौन सा द्रव है इस पर डिपेंड करता है कि उसका विशिष्ट ऊष्मा कितना होगा। जैसे पानी का सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा माना जाता है। गर्मियों सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है, तो पहले भी किया है, क्योंकि यह उस पर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काली सतह ऊष्मा का सुचालक होता है। काली सतह ऊष्मा का कुचालक होता है। ये काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसीलिए डी आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक। देखिए, श्वेत सतह है और चिकनी सतह है, तो चिकनी होने की वजह श्वेत सतह है तो अब खराब अवशोषक कहिए इसको। अच्छा वाला को पहले काटिए। खराब अवशोषक होगा और अच्छा परावर्तक होगा। सी आंसर जाएगा। मतलब चिकनी है तो परावर्तित तो अच्छा करेगा लेकिन अवशोषण नहीं करेगा वो। 64 का 64 का सी होगा। ऐसे पढ़ के जवाब दिया जा सकता है अच्छे से। निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? 65 का आंसर सी कर रहा है कि एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। ये गलत है। कह रहा है एयर कंडीशनर और नहीं, यही आंसर है, यही गड़बड़ हो रहा है। इसका क्वेश्चन गलती करिए, क्वेश्चन में चेंज कर दिए कि निम्न कौन सा कथन सही है। अब सही हो जाएगा, अब यही होगा। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। इसका मतलब समझे? आर्द्रता का मतलब जो एसी लगाते हैं वो आपके रूम में का आर्द्रता को निकाल के बाहर फेंक देता है और आपका रूम एकदम नेचुरल क्लाइमेट कर देता है। लेकिन जो कूलर होता है, कूलर पानी से चलता है और ह्यूमिडिटी खूब बढ़ा देता है वो। और जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। यही आंसर होगा। जो भी उसके अंदर आर्द्रता होता है उसको खींच लिया जाता है अंदर। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक आरामदेह करती है। तो आंसर हो जाएगा दो कमीजों के बीच वायु परतरोधी के माध्यम के रूप में काम करने लग जाता है, क्योंकि उसके बीच में तो क्या जम गया, तो हवा आ जाता है ना, इसीलिए। और हवा तो कुचालक है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? तो जल का। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता क्या होगी? टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आर्द्रता घटेगा।
सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के बराबर होता है। ये निकाल सकते हैं, फार्मूला में बता रखा हूँ ऑलरेडी। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस, क्या चीज़ है, द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षिक ऊष्मा को किस गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? फिर से पढ़ा जाए क्वेश्चन एक बार। वाष्पन कहेंगे ना कि किसी कर बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित कर रहे हैं, तो उस अपेक्षित ऊष्मा को क्या बोलेंगे? वाष्पन कहेंगे। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो काला रंग का चीज़ है ना, वो सारे तरह का, केवल मध्यवर्ती तरंग नहीं, सारे तरह का बॉडी को जो है अवशोषित करेगा काला चीज़। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करेंगे? तो आर्द्र मौसम। एक मिनट रुकिए, साफ मौसम। ठंडा का दिन है ना, साफ मौसम होगा तो आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा, क्योंकि आर्द्रता रहेगा तो गर्मी को पकड़ के रखेगा। साफ मौसम में ज़्यादा ठंडा लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी सही है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर कमता है। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि बुरादा उष्मा का बहुत अच्छा कुचालक है, इसीलिए। बुरादा समझ, लकड़ी के बुरादा में डाला हुआ रहता है। नेक्स्ट है कि मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित है किस कारण जल ठंडा हो जाता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट है कि शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? ठंड होने का जो दर है। तो आंसर दे देंगे आप कि बॉडी और उसके पास के चीज़ों के बीच के तापांतर पर शीतलन काम करता है। पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वाष्पीकृत हो रहा है शरीर से, वो क्या कर रहा है, आपको टेम्परेचर लेकर जा रहा है, तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो यहाँ पे देखा जाए अप्रोक्सली अच्छा खासा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे आने वाला वीडियोज थ्योरी ला रहा हूँ। यहाँ पे सारे मैंने फिजिक्स का जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे हमने कंप्लीट करा दिया 12th क्लास तक का। लेकिन हाँ, इसके बाद जो आने वाला वो बेहतरीन क्लासेज रहेंगे थ्योरी के, तो रेडी हो जाइए थ्योरी पढ़ने के लिए पूरा, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम ना चलने वाला है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।